Hello, my lovely students out there. This is ARK representing an ARK9. Dear CS professional students, याद रखिएगा कॉर्पोरेट स्ट्रक्चरिंग चैप्टर नंबर 4 क्लास नंबर 11 10 क्लासेस कंप्लीट कर चुका हूं और आई रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट्स क्योंकि पूरी ताकत पूरी कोशिश तुम मेहनत कर रहे हो। टेस्ट कोई मिस नहीं कर रहे हो। अच्छी बात यह है कि कोई टेस्ट मिस नहीं कर रहे हो। ऑलराइट, अब याद रखो इस क्लास के अंदर हम लोग ना कुछ अलग अलग बातें सीखने वाले हैं। याद रखना हम लोगों ने सेक्शन 200 से 240 तक 230 से 240 तक सारा कंप्लीट किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद जो प्रोसेस बताए हुए हैं याद रखेगा वो सिर्फ रीड करना है। मैं आगे जा रहा हूं मतलब मैं यहां पर आपसे बात करने वाला हूं कंडीशन प्रेसिडेंट एंड सब्सिक्वेंट टू ट्रिब्यूनल ऑर्डर किसके लिए? सैंक्शनिंग द स्कीम ऑफ अमलगमेशन। अब इंपॉर्टेंट बात समझना सर, इतनी सी पढ़ाओगे नहीं रे, आगे ही बताऊंगा, बहुत सारी चीजें बताऊंगा। सो पे अटेंशन। देखो क्यों बता रहा हूं ये, क्योंकि ना कहीं कोई केस लॉ अगर आ गया ना आपके क्वेश्चन पेपर में तो आपको ये बात पता होना चाहिए। क्या? ध्यान सुनना, यहां मत देखो भाई, पहले यहां देखो, यहां सुनो। ठीक है, ध्यान सुनो। देखो क्या होगा, ट्रिब्यूनल एक बात पे अड़ जाएगा और वो बोलेगा मैं इस स्कीम को सैंक्शन नहीं करूंगा। आप पूछेंगे सर क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ट्रिब्यूनल चाहता है कि आरओसी से आप एक रिपोर्ट लेकर आए। सर मतलब आरओसी से ये रिपोर्ट लेकर आए कि जी कंपनी के जो अफेयर्स हैं याद रखिएगा किसी भी तरीके से पब्लिक के इंटरेस्ट को हार्म नहीं कर रहा है। क्या होता है ना, ध्यान सुनना, फ्रॉडुलेंट पर्पस से मान लीजिए कोई कंपनी बनाई, ठीक है, ई एक्टिव फॉर्म फाइल नहीं किया या मेलाफाइड इंटेंशन से फॉर्मेशन किया या प्रमोशन किया, ठीक है। अब आपने सोचा कि दिस इज वन ऑफ द बेस्ट रूट कि हम एग्जिट कर सकते हैं। कैसे? वाइंडिंग अप भी नहीं करना पड़ेगा, डिसोल्यूशन का ऑर्डर भी आ जाएगा। सर वाइंडिंग अप नहीं करना पड़ेगा? अरे जानते हो ना, अमलगमेशन के थ्रू कंपनी डिसॉल्व हो जाती है विदाउट वाइंडिंग अप ऑर्डर। बोला अच्छा, ये क्या होगा? वन ऑफ द बेस्ट रूट होगा अपनी गलती छुपाने का। ऐसे में ट्रिब्यूनल कहता है कि एक प्रोसीजर होना चाहिए कि आरओसी, जी हाँ, क्योंकि जो बहुत नियरेस्ट अथॉरिटी है जो कंपनीज के एक्टिविटीज को ऑब्जर्व करती है वो कौन है? आरओसी। तो आरओसी इस बात की रिपोर्ट दे कि कंपनी की जो प्रैक्टिस है, जो कंपनी अफेयर्स कंडक्ट कर रही है वो पब्लिक इंटरेस्ट में किसी भी तरीके से हार्म नहीं करता है। अब जब ये रिपोर्ट आरओसी से रिसीव होगी, समझना, ध्यान से सुनना, ठीक है, फिर याद भी करवाएंगे। सो जब ये रिपोर्ट आप लेकर आएंगे आरओसी से रिसीव होगी, इसलिए याद रखना आरओसी से रिपोर्ट जब तक नहीं आएगी ट्रिब्यूनल के पास ट्रिब्यूनल ऑर्डर पास नहीं करेगा। पकड़ में आ रहा है? सो इस याद रखिएगा एक और इंपॉर्टेंट बात, जब ट्रिब्यूनल के पास आरओसी से रिपोर्ट आ जाएगा कि हाँ जी कंपनी के अफेयर्स किसी भी तरीके से पब्लिक इंटरेस्ट को हार्म नहीं कर रहे हैं, और पब्लिक इंटरेस्ट हार्म का मतलब यही समझना कि अगर मान लीजिएगा सोसाइटी में एक खबर जाती है कि भैया एक कंपनी बनाओ, फॉर्म करो या उसे प्रमोट करो, कैसे भी मेलाफाइड प्रैक्टिस करो, फिर उसको क्या करो, मर्ज कर लो जाकर किसी और कंपनी के साथ में, कोई कुछ कहता ही नहीं है। तो इससे ये मार्केट में, सोसाइटी में कैसी प्रैक्टिसेस, अनफेयर प्रैक्टिसेस ट्रीट होंगी। पकड़ में आ रहा है? बोलो सर ठीक है सर। अच्छा, अब क्या होगा जब ये रिपोर्ट आएगा आरओसी के पास, ट्रिब्यूनल इसको कंसीडर करेगा एंड आफ्टर दैट ट्रिब्यूनल ऑर्डर पास करेगा। सर अब तो ये स्कीम इफेक्टिव हो गई ना? नहीं यार, अभी भी नहीं हुई है। व्हाट? हाँ जी, अभी भी नहीं है। ऑर्डर की कॉपी लेके जाइए, सर्टिफाइड कॉपी बोल रहे हैं ज्यादा। सर्टिफाइड कॉपी का मतलब आरओसी आपको एनसीएलटी अप्लाई करना पड़ेगा, वहां से सर्टिफाइड कॉपी मिलेगा, जेरॉक्स जो कि ओरिजिनल सील के साथ होगा एनसीएलटी की विद द प्रिजाइडिंग ऑफिसर सिग्नेचर। उस कॉपी को लीजिएगा और आरओसी के पास जाइए और आरओसी को कहिए आरओसी इसे रजिस्टर्ड कर दो भाई। तो जिस दिन आप उसको डिलीवर करेंगे, किसको? एनसीएलटी के ऑर्डर की सर्टिफाइड कॉपी को किसको करना है? आरओसी को। जिस दिन डिलीवर होगा उस दिन से एनसीएलटी का ऑर्डर इफेक्टिव होगा। अब यहां पर एक क्वेश्चन बन जाती है, एग्जामिनर आपके साथ खिलवाड़ कर देता है आपकी बुद्धि टेस्ट करने के लिए। वो क्या करता है, वो देता है कि ठीक है ऑर्डर आपको एनसीएलटी का मिल गया, बोला अब से स्कीम इफेक्टिव हो गई है। अरे बोला नहीं अभी नहीं हुई है। बोला कब होगी? इसका ऑर्डर का सर्टिफाइड कॉपी जब आप एनसीएलटी को भेजोगे, और याद रखना सॉरी आरओसी को भेजोगे, सर्टिफाइड कॉपी आरओसी को भेजोगे। सो ये इफेक्टिव कब से होगा? ऑन द डेट ऑफ डिलीवरी से। डिलीवर कर दिया आरओसी को, डिलीवर कर दिया, अब ये इफेक्टिव है, उससे पहले इफेक्टिव नहीं था। याद रखेगा। तो सर्टिफाइड कॉपी जो होगी एनसीएलटी के ऑर्डर की, उसका रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है भाई।
कंपल्सरी है, स्टिल हैविंग सम हेल्थ इश्यूज बट क्लास तो कंटिन्यू करेंगे। ऑलराइट, क्लियर एग्जाम, आई होप यहाँ पे कोई डाउट नहीं होगा। अच्छा, अब ये ना एक और बात बता दूं इसके अंदर, जो एक और इंपॉर्टेंट बात बोला कि देखिए जब तक ये आप ऑर्डर फाइल नहीं कर रहे हैं ना, ध्यान समझेगा। पहली बात जैसे मैंने कहा, आरओसी से रिपोर्ट लेना जरूरी है। रिपोर्ट में आरओसी क्या मेंशन करेगा, द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, मतलब किन कंपनीज की बात कर रहा हूं, ट्रांसफर कंपनी का। नया कंपनी तो तुम्हें छोड़ेंगे ही नहीं हम, पुरानी जो ट्रांसफर कंपनी है, ठीक है, ट्रांसफर कंपनी का जो अफेयर्स है वो किसी भी तरीके से पब्लिक इंटरेस्ट को हार्म नहीं करता है, ठीक है। अब ये रिपोर्ट आ गया, सबमिट कर दिया, ऑफ कोर्स एनसीएलटी ने ऑर्डर पास कर दिया, एनसीएलटी के ऑर्डर का हमने रजिस्ट्रेशन करवा दिया। अब आप समझना, जब तक ये ऑर्डर इफेक्टिव नहीं होगा, मतलब जब तक ये ऑर्डर इफेक्टिव नहीं होगा, जब तक ये रजिस्टर्ड ना हो जाए विद द आरओसी। पहली बात पकड़ में आया। अब जब तक नहीं हो रहा है ना, तब तक ना हम यही मानेंगे कि ट्रांसफर कंपनी एग्जिस्टेंस में ही है। स्कीम इफेक्टिव होने का मतलब क्या है वो समझो। स्कीम इफेक्टिव होने का मतलब यहां पर यह है कि भाई आप समझिएगा, ट्रांसफर कंपनी की जो लायबिलिटीज हैं, ठीक है, या उसके ऑब्लिगेशंस हैं, वो खत्म नहीं हो रहे हैं जब तक ये स्कीम इफेक्टिव नहीं होती है। स्कीम इफेक्टिव हो जाएगी तो सारे ऑब्लिगेशन, लायबिलिटीज, एसेट्स फिर ट्रांसफर ही कंपनी के हो गए। बट जब तक स्कीम इफेक्टिव नहीं है, और इफेक्टिव करने का मतलब क्या है, इफेक्टिव तो जब भी मानी जाएगी जब आप सर्टिफाइड कॉपी ऑफ एनसीएलटी ऑर्डर फाइल करेंगे विद द आरओसी। सर क्यों बार बता रहे हैं, क्योंकि मैं देखा है कुछ मेरा स्टूडेंट लोग हैं, इसको इतनी बार बता देने के बाद भी वो रट्टा पुराने मार देंगे। तो समझो और याद करो। क्लियर एकदम? ऑलराइट सर। अब यूजुअली ऑब्जर्व किया कि इंडिया के अंदर ना 6 to 1 years का टाइम लगता है। क्या मतलब? 6 महीने से 12 महीने तक का टाइम लगता है किसी मर्जर को कंप्लीशन करने के अंदर। ये एक डेटा इन्होंने बताया, बट हाँ यूजुअली इतना टाइम लग जाता है जो कि अकेडमिक में बताया गया है। बेसिकली ये टाइम और थोड़ा बढ़ इसलिए जाता है क्योंकि रीजन है, आपको पता है ना, अगर मान लीजिएगा हाँ डिसेंडिंग शेयर होल्डर्स हैं या क्रेडिटर्स हैं जो इस स्कीम को अपोज कर देते हैं, ऑब्जेक्शन रेज करते हैं, तो ऑफ कोर्स फिर हियरिंग का टाइम बढ़ जाता है। उनके ऑफ कोर्स यू नो उनके कंसर्न को भी एंटरटेन करती है एनसीएलटी, तो दैट्स द रीजन कि थोड़ा वक्त बढ़ जाता है। अदरवाइज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अप्रूव करने से और टिल द फाइलिंग ऑफ द सर्टिफाइड ऑर्डर कॉपी, सर्टिफाइड कॉपी ऑफ ऑर्डर ऑफ एनसीएलटी विद आरओसी, ये पूरा टाइम 6 महीने से 1 साल तक का लगता है। क्या हो रहा है, तो अभी हम इसको रीड कर लेते हैं फटाफट से। मॉड्यूल बड़े ही प्रेम से अपने पास रखिएगा, किसी को पता नहीं लग रहा मॉड्यूल कौन से पेज नंबर है। पेज नंबर 148 चैप्टर नंबर 4। जल्दी आइए सीखते हैं, ठीक है। देखो आओ एकदम ध्यान से आइए। The tribunal shall not sanction the scheme of arrangement for amalgamation or merger etc. a company of which is being bound up with any other company or companies. Of course, आप जानते हैं ट्रांसफरर कंपनीज जो होंगी वो क्या हो जाएंगी, वाइंड अप हो जाएंगी विदाउट द ऑर्डर ऑफ, मतलब वाइंड अप का मजे की बात क्या है कि डिसॉल्व भी हो जाएगा और यहाँ पर स्पेसिफिकली आपको वाइंडिंग अप की प्रोसीजर फॉलो नहीं करना पड़ेगा। दिस इज द नेचर ऑफ अमलगमेशन। Unless it has received a report from the registrar of companies to the fact that the affairs of the company have not been conducted in a manner prejudicial to public interest. When an order has been passed by the tribunal for dissolution of the transferor company, the transferor company is required to deliver to the registrar a certified copy of the order for registration within 30 days, and the order take effects. Order take effects. One more time. Order takes effect. कब से? From the date on which it is so delivered. बहुत सिंपल सा बात है, क्लियर एकदम। 30 डेज के अंदर ऑर्डर सर्टिफाइड कॉपी लीजिएगा और आरओसी को आप डिलीवर कीजिएगा। Now copies of the order of the tribunal are required to be affixed to the all copies of the memorandum and articles of the transferee company issued after the certified copy has been filed aforesaid. जी of course आरओसी के पास जैसे आपने फाइल कर दिया, उस फाइल करने के बाद में आपको क्या करना है, उसका सर्टिफाइड कॉपी जो है ना, मतलब आफ्टर रजिस्ट्रेशन विद द आरओसी ट्रांसफरी कंपनी के मेमोरेंडम, बोलो ना, ट्रांसफरी कंपनी के मेमोरेंडम और आर्टिकल के साथ में अफिक्स करके रखना है। क्या हो रहा है, इंपॉर्टेंट है बात। ऑलराइट सर। Transferor company or company will continue to be in existence till the such time that tribunal passes an order for dissolution without winding up, prior to which it must receive a report from the official liquidator to fact that the affairs of the company have not been conducted in manner prejudicial to the interest of the public. Of course यार, official liquidator क्यों? क्योंकि liquid हो जाएंगी ना, कौन? Transferor company। तो official liquidator का
रिपोर्ट कर देखेगा कि हाँ जी किसी भी तरीके से ये यहाँ जो वाइंड अप हो रही है कंपनी, बेसिकली वाइंड अप डायरेक्टली नहीं है, इट्स नॉट प्योरली वाइंडिंग अप, बट यहाँ डिसोल्यूशन होगा कि हाँ जी डिसॉल्व होने जा रही है, लेकिन इन कंपनी से किसी भी तरह का कोई भी ऐसा अफेयर कंडक्ट नहीं किया हुआ है, ऐसे किसी भी तरह की एक्टिविटी नहीं कर रही है जो पब्लिक इंटरेस्ट को हार्म करता हो। क्लियर एकदम? Alright, now to above set out briefly the procedure relating to the merger or amalgamation in India, it will be obvious from the foregoing that considerable amount of paperwork documentation are required to be prepared during the course of the process of merger, since law requires approval of the shareholders both in the majority numbers and 3/4 in value. Important line है, अच्छे से यहाँ भी highlight करो अपना मॉड्यूल में और यहाँ भी highlight करो, ध्यान सुनना क्या कह रहे हैं। आप जानते हो ना अमलगमेशन का केस में कि अगर हम बात करते हैं तो हमें पता है मेंबर्स बोलो मेरे साथ, मेंबर्स, ठीक है, मेंबर्स और दूसरा कैटेगरी हमारा क्रेडिटर्स है ना, दोनों को कंसेंट लेना पड़ता है। दोनों कंसेंट का मतलब यहाँ पे कैसा आएगा, 3/4। अब ये 3/4 का जो क्राइटेरिया है ना, इसको इंपॉर्टेंट है, ध्यान से रखना माइंड में। 3/4 इन वैल्यू भी बोला है एंड ऑल्सो इन नंबर्स, दोनों ही शर्तें पूरी होनी चाहिए, एक नहीं सिर्फ वैल्यू नहीं सीखेंगे, सिर्फ दोनों ही बात देखेंगे। जब यहां वोटिंग हो रहा होगा तो हम ये देखेंगे कि 3/4 इन वैल्यू भी हो रहा हो प्लस यहां पर मैक्सिमम पार्टिसिपेशन हो रहा हो, मतलब 3/4 पार्टिसिपेशन होना चाहिए। अब कैसे, सपोज करो किसी कंपनी के अंदर 100 मेंबर्स हैं तो कम से कम यहां पर 75% मेंबर्स, ध्यान से सुनते जाना, मेंबर्स कैसे, इन पर्सन या इन प्रॉक्सी भी अटेंड कर सकते हैं और काउंट होंगे। तुम्हें मजे की बता दूं, फॉर द पर्पस ऑफ quorum दे विल काउंटेड, प्रॉक्सी विल बी आल्सो काउंटेड। इवन ना टर्मिनल जब मीटिंग कंडक्ट करेगा इसके लिए ना, तो प्रॉक्सी हैज अ राइट टू स्पीक। आप जानते हो ना, वैसे प्रॉक्सी को अलाउड नहीं होता स्पीक, मतलब ड्यूरिंग द जनरल मीटिंग दे कैन नॉट स्पीक, बट इन दिस केस प्रॉक्सी हैज अ राइट टू स्पीक एंड प्रॉक्सी विल आल्सो बी काउंटेड फॉर द पर्पस ऑफ quorum, याद रखना। तो यहां पर स्पेसिफिकली साफ सुथरे तौर पे कह दिया है कि भैया मेंबर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, 3/4 इन नंबर्स एंड वैल्यू। क्लियर है एकदम, याद रहेगा? ऑलराइट सर, याद रहेगा, इंपॉर्टेंट है चीज। देखो ये वाली बात ना तुमको तुम्हारे मॉड्यूल में ऊपर जाओ और यहाँ पे सेक्शन पेज नंबर 147 पे, ठीक है, यहाँ पर ये बात पहले आपके लिए मार्क किया हुआ है, इसको रीड करके जरूर जाना भाई। रीड इसलिए करके जाना कि सारी टर्म्स है ना, अगर जो मेरी क्लासेस कंटिन्यू देख रहा है ना, सीरीज सारी देखता रहा है, उसको तो सारी बात अच्छे से बताऊंगा जो बता रहा हूं यहाँ पे मैं, ये पहले जो हम सब डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, रीड करके जाना। इसमें खास तौर से ये बताया था, देखो फॉलोइंग पॉइंट्स डिफरेंस रिलेटिंग द होल्डिंग एंड कंडक्ट ऑफ मीटिंग कन्वीन्ड बाय द NCLT order. Proxies are counted for the purpose of quorum. Proxies are allowed to speak and a vote must be put on poll or by voting through electronic means. ठीक है, एक बार इसलिए रीड करना करें। बाकी देखो मेजॉरिटी नंबर्स एंड 3/4 इन वैल्यू, वोट फॉर रेजोल्यूशन इज मेट, ये होना जरूरी है। अब ये जो क्लास लगातार अटेंड करता है उसको तो सब चीजें समझ में आ रहा होगा, है ना, क्लास अटेंड भी कर रहा हो और होश में, है ना, पूरा होश में बैठ के देख रहा हो क्लास को। चलिए, आई होप ये क्लियर होगा, कंडीशन प्रेजेंट एंड सब्सिक्वेंट। चलिए अब आगे देखते हैं एक और इंपॉर्टेंट चीज, फटाफट सीखते हैं। देखो कहते हैं रिवाइज ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, ये ना देखो हमें फटाफट से पार्ट है सिलेबस का, है ना, तो हमें कवर तो करना है। जब हम बोलते हैं, देखो समझना, ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट में चेंज आएगा, मतलब क्या होने वाला है, अज्यूम करके देखो यार, जल्दी सोच के देखो, एक बार बुद्धि में लगाओ। कंपनी एक ए है, ठीक है, और एक कंपनी बी, कंपनी एक ए है और कंपनी बी, भाई दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज तो काम करते ही है ना भाई, है ना, यहां भी एम्प्लॉयज है, यहां पे भी एम्प्लॉयज है। अब इनके अपने अपने रोल्स होंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स होंगी, हाँ रोल्स है, रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स होंगी, हर कंपनी के अपने अपने होंगे। अब जब ये कंपनी दोनों आपस में मिलेंगी और एक नया कंपनी बनाएंगे सी, तो सबसे इंपॉर्टेंट मतलब ऑफ कोर्स इट्स अ क्रूशियल एस्पेक्ट कि दोनों ही कंपनीज के अब यहां पर ऑर्गेनाइजेशन चार्ट को रिवाइज किया जाएगा। कंपनी ए के भी एम्प्लॉयज थे, कंपनी बी के भी एम्प्लॉयज थे, अब कंपनी सी में सब जा रहे हैं, तो नया मैनेजमेंट, नई टीम, सब कुछ इशू होने वाला है, सब कुछ चीजें देखी जाएंगी, नई विजन, नई अप्रोचेस।
तो क्या होता है ना, जब ये याद देखिएगा मर्जर हो जाता है, मर्ज हो जाता है इस केस के अंदर, जब एक्वायरिंग कंपनी होती है, एक्वायरिंग कंपनी समझ रहे हैं, जो नई कंपनी यहां पर हम देखेंगे एक तरीके से, चल हमारा एक्वायरिंग मतलब यहां कह रहा हूं नई कंपनी है, कंपनी सी, अज्यूम करके देखो एक बार, कंपनी सी ने ए और बी को अपने अंदर मिला लिया, तो सी क्या हो गई, एक्वायरिंग कंपनी। अच्छे से समझना इन टेक्निकल वर्ड्स को ताकि दिक्कत नहीं आए, एक्वायरिंग कंपनी। अब कंपनी, एक्वायरिंग कंपनी, कंपनी ए और कंपनी बी के एम्प्लॉयज को अपने साथ ले रही है। अब यहां क्या होगा, देखो समझो, एक रियलिटी समझना, ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट के अंदर मैं कहना चाह रहा हूं कि कंपनी सी ऑब्जर्व करेगी कि भाई जो डुप्लीकेट डिपार्टमेंट्स हैं, डुप्लीकेट डिपार्टमेंट समझ रहे हो, जैसे कंपनी ए का भी स्टैट्यूटरी डिपार्टमेंट, स्टैट्यूटरी डिपार्टमेंट समझ रहे हो, जो लीगल डिपार्टमेंट है, और बी का भी स्टैट्यूटरी डिपार्टमेंट, स्टैट्यूटरी डिपार्टमेंट दोनों का ही था। अब बोलता है कि हमें ना इतना थोड़ा डिपार्टमेंट में, मतलब स्टैट्यूटरी डिपार्टमेंट के अंदर अज्यूम करो 10 एम्प्लॉयज काम कर रहे थे, और यहां पे भी 10 एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं कंपनी बी के केस में भी। अब जब नई कंपनी बना दी है तो 20 एम्प्लॉयज काहे को बैठाएं, unless until we find it necessary, जब तक ये नेसेसरी नहीं है तो क्यों बैठाएं। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, ये ऑब्जर्व किया जाता है नई कंपनी के अंदर, या तो उनकी पोस्ट या पोजीशन या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज चेंज हो जाते हैं, ठीक है, एम्प्लॉयज के, या फिर एलिमिनेशन करना स्टार्ट करते हैं। इवन डुप्लीकेट डिपार्टमेंट्स भी एलिमिनेट कर देता है। अब कंपनी सी को लगता है भाई हमारे पास 10 स्टैट्यूटरी डिपार्टमेंट के अंदर, या एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के अंदर, या एचआर डिपार्टमेंट के अंदर, फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर, बात पकड़ मारा, आईटी डिपार्टमेंट के अंदर, हमको लगता है कि 10 एम्प्लॉयज जो ऑलरेडी हैं वो सफिशिएंट हैं, तो हम इंक्रीज करेंगे। बात पकड़ मारा, यहीं पर ना कंपनी बहुत बड़ी कॉस्ट बचाता है अपनी। कैसे कॉस्ट बचाता है समझ रहे हो ना, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कम करता है। तो देखो ना, देखो 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 देखो, one modification that has greater potential to affect a new business is a change in the organizational structure. Regardless of whether the change are large or small, planning and intense analysis are vital to creating the decision making and communication framework that will support the post merger objectives and help the new business grow. अब जैसे यहाँ पे कहेगा structure change consideration, structure change consideration, जब फटाफट चाहो ध्यान सुनना, सिर्फ रीड करवा रहा हूं ताकि तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ में आए। देखो, an organizational structure refers to the level of hierarchy, chain of commands, management system, job structure and roles. Level of hierarchy, level of hierarchy समझते हो ना कि कौन किसका सीनियर है। फॉर एग्जाम्पल इसे समझते हैं फटाफट, आओ देखो, कंपनी का प्रोडक्शन एज्यूम करने के लिए कह रहा हूं, ठीक है, एक बार एज्यूम करते हैं, देखो डेटा, देखो चलो आओ, जैसे चलो एक रियल एग्जांपल लेते हैं, अमेजोन का एग्जांपल लेते हैं। अमेजोन के अंदर आपने देखना जो सीईओ और उसका फाउंडर है ना, इन्होंने लगभग 5,60,000 एम्प्लॉइज, इससे कम नहीं हो सकता, ज्यादा ही हो सकता है, इतना तो मैं आपको पुराने डेटा बता रहा हूं, ठीक है। 5,60,000 इनके एम्प्लॉइज हैं। पता है आपको, ये एम्प्लॉइज अपनी रिपोर्टिंग सीनियर्स को करते ही हैं, अथॉरिटीज को करते ही हैं, लेकिन उन्होंने, कंपनी ने क्या बना रखा है रूल कि भैया ये रिपोर्टिंग जो है ना, जो भी रिपोर्टिंग करेंगे लोग, इसकी डिटेल डायरेक्टली सीईओ और फाउंडर्स तक को भी जाएगी। अब वो कैसे होती है, जब मेल्स के थ्रू की जाती है, तब सीसी या बीसी में जानता हूँ, उम्मीद मगर मेल क्या होगा, करते होंगे यार, सीसी और बीसी करके आप क्या करते हैं, आप मेल अटैच करते हो, बेसिकली वो सीईओ फाउंडर तक वो मेल पहुंचता है कि क्या एक्टिविटी चल रहा है, कितना सेल जनरेट हो रहा है, कितना कितना, क्योंकि खास तौर से वो रिटेल में है बिजनेस, तो पूरा का पूरा मेन फोकस किस पर होता है, सेल के ऊपर। तो सारे अपडेट है ना सीईओ फाउंडर को मिलता है। हायरार्की का मतलब यहाँ पे क्या होता है, कौन किसका सीनियर रिपोर्टिंग करेगा। जैसे मैंने भी एक एग्जांपल लेने वाला था आपके सामने कि मान लीजिए एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव रिपोर्ट करेगा असिस्टेंट मैनेजर को, मैनेजर रिपोर्टिंग कर रहा है मैनेजर को, असिस्टेंट मैनेजर रिपोर्टिंग कर रहा है मैनेजर को, मैनेजर कर रहा है हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को, हेड ऑफ डिपार्टमेंट रिपोर्ट कर रहा है सीईओ को, सीईओ रिपोर्ट कर रहा है एमडी, या इवन इन सर्टेन केसेस एंड एमडी किसको रिपोर्ट कर रहा है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। बात पकड़ में आ रहा है। अज्यूम करो एक सेल डिपार्टमेंट है, तो सेल डिपार्टमेंट के हायरार्की समझ में आ रहा है आपको, एग्जीक्यूटिव, सेल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट मैनेजर को, असिस्टेंट मैनेजर ऑफ सेल, मैनेजर ऑफ सेल, देन हेड ऑफ द डिपार्टमेंट या जोनल रीजनल वाइज बनाए जाते हैं, फिर सीईओ एमडी अप्रोच कर रहा है एंड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ये क्या है, लेवल ऑफ हायरार्की। बात समझ रहा है, चेन ऑफ कमांड। अब कल को मान लीजिएगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने कहा सेल वालों से कि भैया तुम्हें
15 लाख का बिजनेस जनरेट करना है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ये किसको कन्वे कर रहे हैं मैसेज? एमडी को एमडी, सीईओ को सीईओ, डिपार्टमेंट हेड ऑफ डिपार्टमेंट हेड ऑफ डिपार्टमेंट, मैनेजर को मैनेजर, किसको कह रहा है? असिस्टेंट मैनेजर को, कि भैया इतना हमको सेल अचीव करना है। तो बात पकड़ मारा, लेवल ऑफ हायरार्की। जब हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का, मेरे साथ बोलो, अरे बोलो भाई, level of hierarchy, chain of command, management system and job structure and roles. In response to a merger, duplicate department need to be merged or eliminated. या तो merge हो जाएंगे या फिर eliminate कर देंगे। merge कब करेंगे? लगता है we need certain extra number of employees, तो वो merge हो जाएगा। लगता है इतना जरूरत नहीं है, then eliminate. At least some employees from the both companies will transfer to a new positions or leave the company. रियलिटी है, ठीक है। कम्युनिकेशन पैटर्न विल टिपिकली चेंज एज द मैनेजर्स एक्वायर द न्यू कंपनी एम्प्लॉइज, एवरीवन अडैप्ट्स टू चेंजेस इन द पॉलिसीज एंड प्रोसीजर डिजाइन टू फिट अ न्यू कंपनी। नहीं पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स अडॉप्ट करना पड़ेंगे, जैसे कॉम्पनसेशन पॉलिसी नहीं होगी, हाँ सर क्या कॉम्पनसेशन पॉलिसी नहीं होगी, अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं होगी, हाँ कंपनी में कितनी सारी पॉलिसीज हमने सीखी हैं, ठीक है। स्पेसिफिकली मैं बात कर रहा हूँ वो पॉलिसी जो बेसिकली बात करेगी किससे? एम्प्लॉय से रिलेटेड। जैसे जनरली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी होती है? compensation policies in respect of terms and conditions of the employment. Clear? ठीक है सर। प्री मर्जर से पहले ये सारे स्टेप देखे जाते हैं। ऑफ कोर्स क्या करते हैं, देखो, रिव्यू द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ द बोथ बिजनेसेस, मतलब दोनों ही कंपनी से हम कंसीडर करेंगे, टू सी हाउ वेल ईच कंपेयर टू द मिशन एंड लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव फॉर द न्यू कंपनी। दो बिजनेसेस के हम को रिव्यू करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि जो यहाँ पर कंपनी ने प्लान किया, जो उसको मिशन अचीव करने का, वो क्या इसमें हेल्पफुल होगा। Analyze the hierarchies and reporting relationship to see where the existing structure clash and where they are synchronized. अब existing structure दोनों कंपनीज का या तो लगता है क्लैश का बुरा होगा, सेम डिपार्टमेंट है तो भैया इसको कैरी करने का फायदा नहीं है, या फिर हो सकता है जैसे फॉर एग्जांपल ध्यान सुनना, एक डिपार्टमेंट है जो फिजिकली सेल जनरेट करता है, एक है जो ऑनलाइन सेल जनरेट करता है, तो दोनों में कोई क्लैश नहीं है। आप फिजिकल सेल भी अच्छे से बढ़ा सकते हैं और आप ऑनलाइन सेल भी बढ़ा सकते हैं, तो सिंक्रोनाइज कर दीजिएगा। फिर हम देखेंगे कि हमारे जो सेल डिपार्टमेंट है उसमें हम दो तरह से सेल हम देखेंगे, एक तो ऑनलाइन सेल हमारी आ गई, एक फिजिकल सेल आ गया, समझ में आ रहा है? तो ऐसे भी कंसीडर करते हैं। ऑलराइट सर, once an initial review is completed, appoint an integration team to speak with the employees, core employees, and get their perspective on what works and what doesn't work, their respective structure. Make primary decision about the features. अब ये pre-merger decisions है सर, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है क्या? अब भाई रीड इसलिए करवा रहा हूँ ताकि व्यू मिल जाए एग्जाम के लिए। तो चैप्टर में से जम के कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपसे ये थोड़ा पूछेगा सिर्फ कि भैया प्री मर्जर डिसीजंस बता दो, नहीं, एक इसी सेशन में अभी बताने वाला हूं आगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, वो हम डिस्कस करते हैं अभी। ऑलराइट, सो अब एक जैसे चलो 3 फेजेस के अंदर एक चीज सीख लो। 3 फेजेस के अंदर अब जब नया कंपनी क्रिएट होता है, समझना, ऑफ कोर्स अमल कमीशन के बाद एक नया कंपनी सामने निकल के आ रहा है हमारे, तो 3 फेजेस में इसको पूरा किया जाता है। जैसे यहां पर सिंपल से वैसे याद रखना है, अवेयरनेस, एक्सेप्टेंस एंड फुली अडॉप्टेड। 3 चीजें होंगी। क्या? अवेयरनेस का मतलब जब अब नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो गया, नया कंपनी सामने आ गया आपके बनके, तो जो नया एम्प्लॉय लोग हैं उन्हें न्यू कंपनी के डायरेक्शंस जो हैं वो अच्छे से समझ में आने चाहिए कि कंपनी के पॉलिसीज क्या है, कंपनी अब क्या चाहती है, ठीक है। तो उसे बोलते हैं अवेयरनेस। एक्सेप्टेंस का मतलब यहां पे क्या है कि देखो एक चीज समझो, क्यों ये करवा रहे हैं, पहली बात तो समझो भैया, नया तो कंपनी बन गया, ठीक है, अब इसमें नया ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एक सेटअप किया जा रहा है और नया तरीके से एम्प्लॉय लोग आ रहा है इधर, मतलब पुराना वाला ही है, कुछ तो वही होगा, कुछ नया भी लिया जाएगा। तो कहता 3 फेजेस में से कवर किया जाता है। पहला कहता अवेयरनेस, ड्यूरिंग विच एम्प्लॉयज फ्रॉम बोथ कंपनीज कम टू अंडरस्टैंड द न्यू कंपनीज डायरेक्शंस। नई कंपनी डायरेक्शंस क्या है, पॉलिसीज क्या है, कमर्शियल पॉलिसीज क्या है, चाहे वो कंप्रोमाइज पॉलिसीज हो, अकाउंटिंग पॉलिसीज हो, बात पकड़ में आ रहा है क्या? वहीं आता है व्हाट विल मीन टू देम। सेकंड क्या है, एक्सेप्टेंस। Integration team work to build a new relationship and employees at every level transition into a new role and new ways of getting work done. तो पहला क्या है, अवेयरनेस, दूसरा एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस का मतलब है कि नया रोल, नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज, the employee should get ready to understand and accept the new role and responsibility. And last final phase is fully adopted. Now merger is complete and the new organizational structure becomes a fully adopted. अब यहां पर जो दे रखा है ना एग्जांपल, SBI बैंक का दे रखा है, जिसके अंदर उन्होंने क्या किया था,
यू नो बट एसबीआई की जो एसोसिएट्स बैंक थे जब वो मर्ज हो गए तो उन्होंने कई सारी ब्रांचेस को क्लोज कर दिया और कुछ ब्रांचेस को डेजिग्नेट किया विद न्यू यू नो डेजिग्नेशंस। अब यहां पर क्या किया, कंपनी ने ऑब्जर्व किया कि भाई जहां से उनको, बैंक ने ऑब्जर्व किया जहां से उसको रिक्वायरमेंट थी, कुछ बैंक्स की ब्रांचेस को उसने कंटिन्यू किया, कुछ की डिसकंटिन्यू किया। सो ये सारी एनालिसिस डिपेंड करती है कि आप जब आप यू नो मर्ज कर रहे हो, नया ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर रहे हैं, तो आपकी रिक्वायरमेंट्स कैसी हैं। अभी मैंने आपके सामने ये बहुत इजी से एग्जांपल लिया कि कोई कंपनी मान लीजिएगा अपनी सेल जनरेट करने के लिए, सेल को हाई करने के लिए आज तक पहले फिजिकल सेल कर रही थी। जस्ट थिंक अबाउट इट, कोरोना से पहले क्या हो रहा था, बहुत सारे बिजनेसेस जो फिजिकली डील कर रहे थे, ऑफ कोर्स वो अपना प्रोडक्ट्स फिजिकली सेल करते थे, बहुत सारे बिजनेसेस ऑनलाइन शिफ्ट हो गए। अब इसका मतलब ये थोड़ी ना कि कोरोना खत्म हो गया तो वो ऑनलाइन ही चिपके हो गए, नहीं। अब उन्होंने दोनों प्लेटफॉर्म पकड़ रखे हैं, वो फिजिकल सेल भी करते हैं, ऑनलाइन सेल भी करते हैं। अब अगर मान लीजिएगा आज का डेट में मैं अगर कहूं दो डिफरेंट कंपनीज हैं, एक कंपनी जो अपने प्रोडक्ट्स ऑनलाइन सेल करती है और एक कंपनी जो फिजिकल सेल करती है। अब इनका मैं डिपार्टमेंट अगर मर्ज कर रहा हूं, मान लीजिए दो कंपनीज को बना के नया कंपनी बना रहा हूं, तो यहां पर मैं देखूंगा कि डिपार्टमेंट क्लैश नहीं कर रहे, बट क्योंकि नई कंपनी सामने बन के आ रही है तो इस नई कंपनी के एम्प्लॉयज को, नई कंपनी के, जी हाँ प्रोसेस को समझना होगा कि नई कंपनी के डायरेक्शंस क्या हैं, तो इसे हम बोलते हैं अवेयरनेस ऑफ द एम्प्लॉय। अवेयरनेस का मतलब क्या है, टू अंडरस्टैंड द डायरेक्शंस ऑफ द न्यू कंपनीज, ऑलराइट, डायरेक्शंस ऑफ द न्यू कंपनी। जब हम बोलते हैं एक्सेप्टेंस, द एम्प्लॉय शुड अंडरस्टैंड एंड रेडी टू डन द वर्क अकॉर्डिंग टू देयर रोल एंड रिस्पांसिबिलिटी, न्यू रोल एंड रिस्पांसिबिलिटीज, उसे बोलते हैं एक्सेप्टेंस। एंड लास्ट वन इज फुली अडॉप्टेड आफ्टर द मर्जर, वो उन्होंने पूरा प्रोसेस क्या कर लिया है, अडॉप्ट कर लिया है। बोलो बात पकड़ में आया, क्लियर। चलिए, एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन बेनिफिट्स एंड वेलफेयर एक्टिविटी, सिंपल सी बात है यहां पर भी समझना। यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज समझना, यहां पर हम ना बात करते हैं एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन इन टू कंपनीज वेरीज। जी हाँ बिल्कुल हो सकता है, जैसे बैंक ऑफ राजस्थान का एग्जांपल दिया हुआ है। बैंक ऑफ राजस्थान ने इंडियन बैंक एसोसिएशन, बोलो ना, इंडियन बैंक एसोसिएशन की कॉम्पेंसेशन पॉलिसी मानी हुई थी, जबकि आईसीआईसीआई ने क्या सर, आईसीआईसीआई नहीं कह रहा हूं, ठीक है, आईसीआईसीआई, ठीक है, ने अपनी खुद की कॉम्पेंसेशन पॉलिसी बनाई हुई थी। लेकिन जब आईसीआईसीआई, याद रखना, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने जब एक्वायर किया बैंक ऑफ राजस्थान को, तो इस बात के लिए फोर्स किया गया कि भाई बैंक ऑफ राजस्थान तुम्हारे एम्प्लॉयज को हमारी ही जो बनाई हुई खुद की कॉम्पेंसेशन पॉलिसी उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और इट्स ठीक है जी, किया भी। लेकिन इसमें कोर्ट का जो अपना एक व्यू था, कोर्ट ने यह कहा था कि जब भी कोई कॉम्पेंसेशन पॉलिसीज उसके एम्प्लॉयज को दी जा रही है, बेसिकली कब, जब एक्वायर की जा रही है, जैसे बैंक ऑफ राजस्थान को एक्वायर किया, किसने एक्वायर किया, आईसीआईसीआई ने, तो ये स्पेसिफिकली मेंशन किया, कोर्ट की व्यू बता रहा हूं, कोर्ट की व्यू थी कि कोई भी यहां पर जो कॉम्पेंसेशन पॉलिसीज या टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट लेस फेवरेबल नहीं होनी चाहिए। फिर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है चाहे आईसीआईसीआई अपनी खुद की कॉम्पेंसेशन पॉलिसी फॉलो करे या कोई और पॉलिसी फॉलो करे, बट वो लेस फेवरेबल नहीं होनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट बात यहां बताई गई। आइए एक बार फटाक से रीड करते हैं। एम्प्लॉयज कॉम्पेंसेशन इन टू कंपनीज वेरीज, फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ अ बैंक मर्जर ऑफ बिटवीन बैंक ऑफ राजस्थान एंड द आईसीआईसीआई बैंक which was held in 2010, बैंक ऑफ राजस्थान एम्प्लॉयज वर अलाइंड विद द इंडियन बैंक एसोसिएशन। कॉम्पेंसेशन पॉलिसी को लेके वो किसके साथ जुड़ा हुआ था, इंडियन बैंक एसोसिएशंस। Well, ICICI Bank was having its own compensation and not linked with the IBA compensation policy. In order to have consistency in compensation policy, merge bank कौन हो गया, बैंक ऑफ राजस्थान एम्प्लॉयज वर फोर्स टू अडॉप्ट द कॉम्पेंसेशन पॉलिसी ऑफ एक्वायरिंग बैंक। एक्वायरिंग बैंक कौन है यहाँ पर, आईसीआईसीआई। क्लियर, एकदम नोट कर लेना, टेक्निकल वर्ड्स को ध्यान से समझा करो। Whatever strategy is adopted, companies need to be sensitive with regard to terms and condition of employment. Usually, courts would uphold terms of employment to be no less favorable than existing terms and conditions. ये कोर्ट का व्यू था, क्लियर है? Alright sir. Aligning policies. अब जब हम बात करते हैं aligning policies, अब ध्यान सुनो, जो कंपनी पहले ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही थी, जो कंपनी, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, अभी एग्जाम्पल हम लेते हैं, हटोरे, हम अभी यही एग्जाम्पल लेते हैं। अलाइनिंग पॉलिसीज जनरली ऐसे समझो, हमने भी देखा बैंक ऑफ राजस्थान। अब बैंक ऑफ राजस्थान की अपनी खुद की पॉलिसीज होंगी, नहीं होंगी पहले की, जैसे अकाउंटिंग,
सॉफ्टवेयर को लेके, ठीक है। मैं शॉर्ट में लिखता हूं, मैं उम्मीद कर रहा हूं मैं बोलता बार बार इसलिए ताकि आपको याद हो, वो मेरे इसलिए लिखने पे ध्यान नहीं होता मेरा। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की पॉलिसी हो सकती है, लोन रिकवरी की पॉलिसी हो सकती है, या लोन ग्रांटिंग की पॉलिसीज हो सकती हैं, बात पकड़ में आ रहा है। डिपॉजिट एक्सेप्टेंस की पॉलिसीज हो सकती हैं, बात पकड़ में आ रहा है। तो जैसे बैंक ऑफ राजस्थान, अज्यूम करो बैंक ऑफ राजस्थान की अपनी खुद की पॉलिसीज थी। अब जब ये बैंक ऑफ राजस्थान आईसीआईसीआई के साथ में जाके मर्ज हो गया और इसको एक्वायर कर लिया बाय द आईसीआईसीआई, ठीक है, आईसीआईसीआई, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा, जो एक्वायरिंग बैंक है यहां पे, ठीक है, हमारे एग्जांपल के अकॉर्डिंग एक्वायरिंग बैंक है, ये एक्वायरिंग बैंक, ध्यान रखना, ये एक्वायरिंग बैंक ये देखेगा कि ये पॉलिसीज, इन पॉलिसीज को वो कंटिन्यू करे। इसके कुछ बेनिफिट्स भी होते हैं, समझना क्यों। अगर लगता है कि ये पॉलिसी वो खुद भी फॉलो करता आ रहा है तो सेम पॉलिसीज को वो कंटिन्यू करेगा। कई बार कस्टमर रिटेंशन के लिए भी ऐसी पॉलिसीज कंटिन्यू करते हैं ताकि लोगों को भरोसा रहता है कि भैया ठीक है, बैंक ऑफ राजस्थान के साथ जो हम थे तो भैया हमको ये फैसिलिटीज मिलती थी, बोला ठीक है, आज आईसीआईसीआई भी हमको ये फैसिलिटी दे रहा है, तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस बना रहता है। और बात सच में बताऊं, तुमको ऐसा किया भी था इसने, है ना, आईसीआईसीआई ने। सो आओ देखते हैं एक बार। अलाइनिंग, अलाइनिंग मतलब समझ रहे हैं, साथ में जोड़ लेना, अटैच करना अपने साथ में, ठीक है। After merger, the merger entity is usually forced to adopt the policies of the merging company. Accounting software policies of the amalgamation companies are to be aligned with that of amalgamated company in a phased manner. For example, in the case of a merger of two banking companies, acquiring bank imposes in its accounting software on merged bank and also various policies like deposit policy, loan policy, recovery and compromise policies, etc. in order to have uniformity in servicing the customers. However, if the products of the erstwhile मतलब हमारा merged entity जो पुरानी वाली थी is good enough, लगता अच्छी स्कीम थी, बढ़िया था, तो उसको कंटिन्यू करेगा। The same are allowed to be continued till the conclusion of the scheme. Conclusion का मतलब फॉर एग्जाम्पल कोई स्कीम कस्टमर्स के लिए कोई भी स्कीम विद द रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर निकाली हुई थी, ठीक है, वो स्कीम अच्छी थी फॉर 5 years, मर्ज हो गया, अब क्या वो स्कीम खत्म हो जाएगा? नहीं, लगता है कि अच्छी स्कीम है, लेस फेवरेबल नहीं है, तो उसे कंटिन्यू करेंगे। क्लियर? For example, at the time of merger of the Bank of Rajasthan and ICICI Bank Limited, the customers of BRO were charged for the same service charges for some time and allowed to continue with the same of the product scheme as per the sanction terms and conditions in order to win the customer confidence in acquiring bank through लोगों का भरोसा बना रहेगा। क्लियर एकदम। अब वही सेम यहाँ पर है अकाउंटिंग अलाइनिंग अकाउंटिंग एंड इंटरनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ताकि नई जो कंपनी है ना, एक्वायरिंग कंपनी जो है, वो बेटर तरह से समझ सके। एक्वायरिंग कंपनी क्या, इंटरनल डेटा अकाउंटिंग पॉलिसीज के कॉन्सेप्ट को समझ सके ताकि वो उसे कंटिन्यू कर सके। इसको सर रीड करना है। ऑलराइट, रिकॉर्ड कीपिंग सेक्शन 239 मेरे बच्चों को याद होगा, सेक्शन 239 में स्पेसिफिकली बोल रखा है कि अमलगमेटेड के बाद में यार देखिएगा जो अर्स्टवाइल कंपनीज होती हैं, मतलब ट्रांसफर कंपनी, उनके रिकॉर्ड्स को जला और भुना मत देना, ठीक है। इसके लिए गवर्नमेंट से परमिशन लगती है। गवर्नमेंट याद देखिएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट किसी पर्टिकुलर ऑफिसर को ऑथराइज करती है, वो एग्जामिन करता है कि किसी भी तरह का कोई फ्रॉड एट द टाइम ऑफ प्रमोशन फॉर्मेशन पे ना हुआ हो, ठीक है। तो विदाउट द परमिशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट आप उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। ये मैंने अभी पूरा सेक्शन 239 डिस्कस किया हुआ है। अब मैं तुम्हें बता दूं, ये इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस चैप्टर से 10 टॉप क्वेश्चन की जो कैटेगरी है उसमें से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑफ कोर्स ध्यान रखना है इसका पूरा, और बहुत सिंपल सा है यार, ये 5 मिनट अकेले। कहता है इंटीग्रेशन of business and operations. Integration of business and operation after merger is a crucial part and many points require attention on the issues. Comment एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएगा इसका, ध्यान रखना। बहुत ध्यान से बोल रहा हूँ, बार बार इंपॉर्टेंट बन सकता है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो हमको ध्यान रखने होंगे, जैसे कहता है असेसमेंट ऑफ द कैश फ्लो जनरेशन। असेसमेंट ऑफ कैश फ्लो जनरेशन क्यों? अब देखो, दो कंपनीज को जब हमने कंपनी ए और बी को मर्ज किया तो ये इनऑर्गेनिक ग्रोथ थी। अब भाई ऑर्गेनिकली भी बिजनेस कर लो, मतलब अब कुछ अपने कैश फ्लो जनरेट करके प्रॉफिट बनाकर, है ना, तो ऑर्गेनिकली भी ग्रो करना है हमको। तो कहता है इसके लिए हमको क्या एसेस करना पड़ेगा, एसेस द कैश फ्लो जनरेशन।
ऑलराइट, दूसरा इंटीग्रेशन ऑफ द अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर एंड अकाउंटिंग पॉलिसीज, इंटीग्रेशन ऑफ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर एंड पॉलिसीज। दूसरी तीसरी बात करें इंटीग्रेशन ऑफ वेरियस अदर सॉफ्टवेयर्स। अदर सॉफ्टवेयर किसके हो सकते हैं, जैसे कॉम्प्रोमाइज पॉलिसीज को लेके हो सकता है, आपने एम्प्लॉयज के लिए पॉलिसी बना के, सैलरी पे के लिए बनाई हुई है, ठीक है, पॉलिसीज बनाई हुई है, कॉम्पनसेशन के लिए पॉलिसीज बनाई हुई है, ऑलराइट। सो या विजिल मैकेनिज्म को पॉलिसी लेके बना के पॉलिसीज बनाया हुआ है, तो ऐसी पॉलिसीज अगर हैं तो उन्हें कंटिन्यू करना है। Customer retention and of the merged entity and acquisition of new more customers, satisfaction of human resources, employee लोग भी तो खुश करने जरूरी है, so satisfaction of human resources and retaining the talent। कंपनी ना, आपको एक मजे की बात पता है, कंपनी से जाती है टैलेंटेड अगर एम्प्लॉयज होगा तो इससे एक्स्ट्रा पैसा देने को तैयार होती है, बात पकड़ मारा, उससे एक्स्ट्रा पैसा देने को तैयार हो जाती है, लेकिन अगर टैलेंटेड नहीं हो तो पकड़ में आया। सो यहाँ पर क्या है, ध्यान समझेगा, इंटीग्रेशन ऑफ बिजनेस एंड ऑपरेशंस का मतलब यहाँ पर ये है कि सक्सेसफुल रहे मर्जर, उसके लिए हमें कुछ कोड एस्पेक्ट्स कंसीडर करनी चाहिए। क्या, फ्यूचर कैश फ्लो जनरेशन, मेरे साथ बोलो, फ्यूचर कैश फ्लो जनरेशन, किस लिए, ऑर्गेनिक ग्रोथ के लिए, ठीक है। सो वापस बोलो, फ्यूचर कैश फ्लो जनरेशन, फ्यूचर कैश फ्लो जनरेशन। इंटीग्रेशन, दो तरह के एस्पेक्ट्स को हम इंटीग्रेट करेंगे। पहली इंटीग्रेशन अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड सॉफ्टवेयर्स, दूसरी अदर सॉफ्टवेयर्स, जैसे मैंने अभी कहा अदर सॉफ्टवेयर्स इन टर्म्स ऑफ पेरोल। पेरोल का मतलब यहाँ पे एम्प्लॉयज के डिटेल्स के लिए हो सकती है स्पेसिफिकली, जो कि आपके कंपनी से डायरेक्टली हायर्ड हो जाएंगे, कंपनी के सारे बेनिफिट्स उनको मिलेंगे, एम्प्लॉय बेनिफिट्स मिलेंगे। और भी अदर सॉफ्टवेयर्स हैं, ठीक है, आईटी से रिलेटेड सॉफ्टवेयर्स होते हैं। सो इंटीग्रेशन दो तरह के चीजें करेंगे। इंटीग्रेशन क्या करेंगे हम लोग, इंटीग्रेशन बोलो मेरे साथ में, अकाउंटिंग पॉलिसी एंड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर एंड अदर सॉफ्टवेयर्स, क्लियर। फिर तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बिजनेस चलाना है तो कस्टमर्स, सो कस्टमर रिटेंशन ऑफ मर्ज एंटिटी होना चाहिए ना, कस्टमर रिटेंशन, क्योंकि लोगों का भरोसा बना रहे। बैंक ऑफ राजस्थान के केस में यही किया गया, उनको जो चार्जेस उनके साथ बैंक ऑफ राजस्थान चार्ज करा था, बाद में मर्जर के बाद में आईसीआईसीआई ने भी वही सेम रखा, क्यों, उनका कॉन्फिडेंस जीतने के लिए, बात पकड़ मारा है। एंड लास्ट वन इज ह्यूमन रिसोर्स सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड रिटेन द टैलेंट, याद रहेगा। अब ये छोटा सा क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए कई बार बन जाता है, बोलो आप पूरा चैप्टर इतना लंबा चौड़ा पढ़ते आ रहे हो, बोलो सर ये क्वेश्चन आएगा, आ सकता है भाई, ऑलराइट। सो यहां तक का एक लास्ट क्लास हमारा, इसके बाद पोस्ट मर्जर पे आएगा, और याद रखिएगा उसके ठीक 5 दिन बाद इस चैप्टर का टेस्ट होने वाला है। डेट और टाइमिंग अनाउंस हो जाएंगी, एंड कहना क्या व्हाट्सएप स्टेटस चेक कर लेना, या शेड्यूल इसका स्पेसिफिकली आपको भेज दिया जाएगा, ऑलराइट। यहां तक अच्छे से पढ़िएगा और टेस्ट कोई सा मिस मत कीजिएगा। गुड बाय, टेक केयर।